नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आपने हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सबसे पहले रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल द्वारा प्रकाशित सभी सूचनाएं आप तक शीघ्र पहुंच सकें। आज हम कम्युनिकेशन पार्ट 3 पर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड संप्रेषण के सिद्धांत और संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहले संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें अनुकूलता का सिद्धांत जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेसी, अनुकूलता का सिद्धांत। अनुकूलता का मतलब जो हम संप्रेषण करने जा रहे हैं, जिस मैसेज को हम प्रेषित करना चाह रहे हैं वह अनुकूल हो, उसमें विरोध उत्पन्न ना हो, विरोधाभास ना हो, विवादास्पद ना हो, ऐसी सूचनाओं को हमें संप्रेषित करना चाहिए। ऐसे मैसेज को, ऐसे संदेश को हमें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जिसमें सामंजस्य स्थापित हो सके, विरोधाभासी ना हो, विवादास्पद ना हो, जो है किसी एक उद्देश्य तक पहुंच सके। तो पहला नंबर क्या है? अनुकूलता का सिद्धांत। दूसरा नंबर पर्याप्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटेंस। पर्याप्तता का सिद्धांत, मैसेज पर्याप्त होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जिस बात को हम संप्रेषित कर रहे हैं, जिस बात को हम किसी व्यक्ति दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें मैसेज पे संपूर्ण कंटेंट यानी पूरा मैसेज समाहित होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्तता का सिद्धांत यानी मैसेज पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। इसलिए हमें पर्याप्तता का सिद्धांत भी बहुत आवश्यक है। फिर है स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। स्पष्टता का सिद्धांत, स्पष्ट मतलब जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आप किसी से यदि संप्रेषित करना चाह रहे हैं, अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दो अर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है, क्या संदेश आप उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें स्पष्टता होना आवश्यक है, जिससे आपस में एक दूसरे का संवाद स्थापित हो सके। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सर्वमान्य हो, जो सर्व जगह प्रचलित हो, संप्रेषी हो और उसका जानकारी रखता हो। भाव एवं भाषा दोनों की दृष्टि से एक समान होना चाहिए। फिर चौथा नंबर है समयानुकूलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइन्स। समय अनुकूलता का सिद्धांत, समय अनुकूल यानी जो हम मैसेज भेज रहे हैं, जिसे हम संप्रेषित कर रहे हैं, वह क्या होना चाहिए? टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंटरव्यू देना है 4 तारीख को। अगर यदि उसी व्यक्ति को यहाँ से मैसेज प्रेषित किया जाता है, वह मैसेज यदि उसे 4 की जगह 5 तारीख को मिलता है तो उस मैसेज का कोई औचित्य नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैसेज भेजते समय यह समय का विशेष ध्यान रखना अब होता है कि जो मैसेज प्रेषित किया जा रहा है, जिसे संप्रेषित किया जा रहा है, वह समय के अनुकूल हो। ठीक है, समय के अनुसार हो, समय का निर्धारण होना चाहिए कि कौन सा मैसेज कितने समय में पहुंचना होना चाहिए। साथ ही मानसिक स्थिति, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रेषित करना चाहिए। 5वां नंबर है प्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटेंस ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। मीडियम आपने जानते हैं कि माध्यम, जिस माध्यम से आप अपने मैसेज को किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, वह माध्यम आपका उपयुक्त होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, शुद्धता के साथ मैसेज ताकि पहुंच जा सके।
जिस आप यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वह चाहे श्रव्य यंत्र हो, चाहे दृश्य यंत्र हो, जिस भी आप यंत्र के माध्यम से अपनी बात को, अपनी सूचनाओं को, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, वह शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। प्रसार का माध्यम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें रुकावटें नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप दूरभाष के माध्यम से किसी व्यक्ति से संप्रेषण करना चाहते हैं, यदि आपका नेटवर्क सही नहीं है या कि वहाँ का नेटवर्क सही नहीं है जहाँ आप पहुँचाना चाह रहे हैं, तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए यह सिद्धांत आवश्यक है कि आपके माध्यम उपयुक्त होना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या स्वीकृति का सिद्धांत बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस। मतलब जो आप मैसेज भेज रहे हैं, जो आप संप्रेषण कर रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वह उस व्यक्ति को उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे रुचि है कि नहीं, उसकी स्वीकृति है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो वह संप्रेषण सफल नहीं होगा। इसलिए आप संप्रेषित करते समय हमें उसकी रुचि का, उसकी तत्परता का, मनोवैज्ञानिक स्थिति का, अनुकूलन अनुक्रिया का, आदि सभी का ध्यान रखना होता है। जैसे कक्ष संप्रेषण से पूर्व अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करने की आवश्यकता होती है। क्या किया जाता है कि यदि हम किसी कक्ष में संवाद स्थापित करना चाहते हैं या संप्रेषण करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन करते हैं, उनकी रुचि को जागृत करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तत्पश्चात संप्रेषण होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वीकृति एवं रुचि का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर लोचता का सिद्धांत, लोचता का मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, नियम में बदलाव हो सके, ऐसा संप्रेषण का प्रयोग करना चाहिए जो संदेश सरल एवं स्पष्ट हो, साथ साथ लोचदार यानी फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम थोड़ा सा बदलाव भी ला सके। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार संप्रेषण व्यवस्था में परिवर्तन को समाहित करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा हमारा संप्रेषण होना चाहिए। है फिर स्टेटस ऑफ रिसीवर, प्रेषिती की स्थिति। ठीक है, स्टेटस ऑफ रिसीवर यानी जो संदेश भेजता है। ठीक, संदेश भेजते समय प्रेषक को इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस व्यक्ति के पास अपनी सूचनाओं को, अपने मैसेज को भेज रहे हैं, उसका योग्यता क्या है, उसे उस भाषा का ज्ञान है कि नहीं, उस शिक्षा का ज्ञान है कि नहीं, उसे उस टेक्निक के बारे में जानकारी है कि नहीं, आदि का ध्यान में रखकर ही प्रेषित करना चाहिए। किसी भी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना और शहरी क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का भाषा एवं शिक्षा स्तर में अंतर होता है। मान लीजिए यदि हम ग्रामीण में अपनी सूचना को प्रसारित करना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें वहाँ के लैंग्वेज के बारे में जानना आवश्यक होगा कि वहाँ का भाषा कैसी है, वहाँ के लोग किस भाषा में ज़्यादातर समझदार हैं। यदि हम शहर में भेजना चाहते हैं तो हमें उस शहर के लिटरेसी के बारे में जानना होगा कि यहाँ के लोग कितना जागरूक हैं, कौन सी भाषा इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ें स्टेटस ऑफ रिसीवर के लिए लागू होती हैं। फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता यानी हम जिस मैसेज को भेज रहे हैं, जिसके पास भेज रहे हैं, वह एक्टिव है कि नहीं। तो इसमें क्या है, संदेश वाहक और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि जो संदेश भेज रहा वह एक्टिव एवं तत्परता के साथ, जो संदेश प्राप्त करता है वह भी उसे तत्परता के साथ ले रहा कि नहीं। दोनों के विचार, भाव एवं ग्रहण करने की तत्पर यदि नहीं होगी तो संप्रेषण संभव नहीं होगा। इसलिए दोनों लोगों का क्रियाशील होना आवश्यक है। इसे हम बोलते हैं क्या, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बाद आता है अवसर अनुकूलता का सिद्धांत, यानी प्रसारण अनुकूलता का सिद्धांत। संप्रेषण के लिए हमें उचित अवसर की तलाश होती है। ठीक है, यदि मान लीजिए
कोई भी परीक्षाएं हैं, परीक्षा संपन्न होने के बाद यदि आप संप्रेषण करते हैं तो वह इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसका अवसर समाप्त हो चुका होता है, उसकी प्रसारण अनुकूलता समाप्त हो चुकी होती है। तो प्रेषक को परिस्थिति के अनुसार अवसर के समय अनुकूलन करना चाहिए और अपनी सूचनाओं को, मैसेजों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं, मुख्य सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हम संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं। अब आते हैं हम बाधाओं को दूर करने की उपाय या संप्रेषण के बाधाओं को दूर कैसे करेंगे या हम उसे मजबूत कैसे बनाएंगे, प्रभावी कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा था कि जो संप्रेषण में बाधाएं हैं वो शारीरिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठपोषण संबंधी बाधाएं, माध्यम संबंधी बाधाएं और तकनीकी संबंधी बाधाएं थी। अगर हम इन बाधाओं को दूर कर दें तो हमारा संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी हो जाए। जैसे भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाओं में बैठने की उचित व्यवस्था कर दिए। छात्रों को यदि बैठने की उचित व्यवस्था है, छात्रों के पास पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है, पर्याप्त हवा की व्यवस्था है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, शोरगुल नहीं हो रहा है, ये सब भौतिक परिस्थितियाँ यदि वहाँ की अच्छे अनुकूल कर दी जाए तो हमारा संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी हो जाएगा। शारीरिक बाधाएं दूर करके, शारीरिक बाधाएं यदि जो संदेश प्राप्त करता है या संदेश प्रेषक है, ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होगा। यदि कोई मान लीजिए दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है या किसी अंग से वह विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में भी संप्रेषण प्रभावी नहीं होता, तो विशेष प्रकार का संप्रेषण दिया जाता है। ये संप्रेषण के लिए शारीरिक बाधाओं को दूर करने से हमारी जो संप्रेषण प्रक्रिया वो प्रभावी होती है। फिर है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत छात्रों की रुचि, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, उनको मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक है कि नहीं, जो संप्रेषण किया जा रहा है वह उनके मानसिक स्थिति के अनुसार है कि नहीं, इस बातों का विशेष ध्यान रख करके भी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। फिर आता है पृष्ठपोषण संबंधी बैकग्राउंड। उनका बैकग्राउंड कैसा है, छात्र किस बैकग्राउंड से आता है, छात्र किस वातावरण से आता है, हमें उस वातावरण को परखना होता है। उस वातावरण के ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है या संप्रेषण किया जाता है, जिससे हमारा संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होता है। फिर है तकनीकी बाधाओं को दूर करके। कई प्रकार जब हम संप्रेषण करते हैं विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा, चाहे वो श्रव्य यंत्र हो या दृश्य यंत्र हो, तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए यदि हम कोई श्रव्य यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और यह शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है और उस यंत्र का प्रयोग करता है, तो यकीन करिए वह संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए संप्रेषण प्रभावी के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना एवं जो तकनीकी उपकरण हैं उनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारा संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होगा। विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के माध्यम में जैसे रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि का भी समय के अनुसार उपलब्ध होना संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। ये रहे मुख्य बातें जो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। संदेश की स्पष्टता, भाषा का स्तर आदि भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य बात। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए भाषा का स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जिस हम भाषा क्या स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे संप्रेषण प्रक्रिया क्या है प्रभावी हो सके। अब आते हैं हम संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपको ध्यान होगा कि आपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में देखा था कि एक संपूर्ण कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैसेज सेंडर, संदेश वाहक,
यह मुख्य घटक है, यह तत्व है। यदि संदेश वाहक ही नहीं तो संप्रेषण संभव ही नहीं। तो संदेश वाहक क्या है? मैसेज। एक हो गया संदेश वाहक। संदेश वाहक संदेश को क्या करता है? लिखता है, बनाता है और इसके बाद प्रसारित करता है। अब संदेश वाहक के पास क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए, यानी संदेश होना चाहिए। तो दूसरा नंबर, संदेश भी एक घटक है जो संप्रेषण के लिए आवश्यक है। संदेश के बाद क्या है? माध्यम, चैनल। चैनल भी एक ऐसा घटक है जिसके बिना संप्रेषण संभव नहीं है। तो एक चैनल का भी होना आवश्यक है। चैनल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन, ऑडियो, वीडियो, एड, डाकघर, समाचार पत्र पत्रिकाएं, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ये सभी क्या है? एक माध्यम है। 3 माध्यम भी होना आवश्यक है। इसके बाद होता है संदेश प्राप्तकर्ता। मैसेज रिसीवर का भी होना आवश्यक है। ये भी एक घटक है, क्योंकि यदि आप इधर से मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उधर उसे ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो एक मैसेज रिसीवर का भी होना आवश्यक है। यह भी एक तत्व है। मैसेज रिसीवर के बाद आता है फीडबैक। जब मैसेज रिसीवर मैसेज को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तो वह उसे रिस्पॉन्स करता है, फीडबैक देता है, और फीडबैक के माध्यम से फिर मैसेज सेंडर के पास मैसेज पहुंच जाता है। तो ये प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से? पहला संदेश वाहक, फिर संदेश, फिर माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। ये प्रमुख घटक हैं, एलिमेंट हैं संप्रेषण के। तो दोस्तों, संप्रेषण का संपूर्ण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में संप्रेषण से आधारित समस्त उत्तरों को समावेशित कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि संप्रेषण से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, जैसे संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा यह हो सकता है कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। या संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? यह संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं, उनको विस्तार पूर्वक समझाइए। यह संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप संप्रेषण को किस तरह प्रभावी बनाएंगे? तो आपको हमारे इन तीनों जो वीडियो बना है इसमें आपको संपूर्ण डिटेल मिल जाएगा, और आशा करता हूं कि आपको इन तीनों वीडियो देखने के बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। नए प्रकरण के साथ अगले वीडियो में।